हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल गोमती नगर से। काला मोतिया, संबलवाई और ग्लूकोमा बहुत कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जो आँख की जो अगर ना ध्यान दिया जाए तो ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाती हैं। और इंडिया में लगभग 12 मिलियंस और ऑल ओवर वर्ल्ड लगभग 80 मिलियंस लोग जो हैं अफेक्टेड हैं काला मोतिया से या संबलवाई से, और बहुत तरह की वैरायटी की होती है। तो आज हम लोग के साथ डॉक्टर देवश्री हैं जो ग्लूकोमा में स्पेशलाइज्ड है, जो आज की मॉडर्न सर्जरीज और मेडिसिन से उनसे अवेयर हैं। तो हम लोग आज एक ऐसी डिस्कशन करेंगे ग्लूकोमा के बारे में। एक कोशिश होगी कि जिसमें बेसिकली जो पर्पज़ इसका है कि पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करना, पब्लिक में जानकारी देना सिंपल वर्ड्स में। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप पूछेंगे तो उसके डिटेल्स में भी बाद में हम लोग बताएंगे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे काला मोतिया के लिए, जो वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर देवश्री, सबसे पहले तो ये बताइए कि ग्लूकोमा, काला मोतिया, संबलवाई बेसिकली है क्या, किस तरह की बीमारी है ये आँखों को जो इफ़ेक्ट करती है? तो हमने पहले भी 2 वीडियो शूट किए थे जिसमें हमने विस्तार से बात की थी कि काला मोतिया क्या होता है, किसमें होता है। तो फिर से थोड़ा एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। काला मोतिया या ग्लूकोमा ये एक प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ने वाली अंधापन मतलब प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस है जो इरिवर्सिबल होती है, जिसके लिए हम लोग अगर पहले कैच ना करें, जिसके लिए हम लोग अगर ट्रीटमेंट ना दे पहले, तो ये ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है जो इरिवर्सिबल होती है। डॉक्टर देवश्री, जब हम लोग अंडर ग्रेड से जब हम लोग पढ़ते थे ग्लूकोमा के बारे में, तो ग्लूकोमा की डेफिनेशन में एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता था कि प्रेशर आँख का बढ़ जाता है। लेकिन आजकल हम लोग को ज़्यादातर जब हम लोग कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि ग्लूकोमा इज़ बियॉन्ड इंट्राओकुलर प्रेशर। मतलब एक कोई सोल क्राइटेरिया केवल आँख का प्रेशर का नहीं रह गया। हम लोग पढ़ते थे तो बताया जाता था कि आपकी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आँख का प्रेशर बढ़ जाता है ग्लूकोमा में, आपके फील्ड्स रिस्ट्रिक्ट होने लगते हैं। कुछ जो पेशेंट्स हैं उनको लेट एज स्टेज में अक्सर डिटेक्ट भी वो ये करते हैं कि सर हम रोड पे जा रहे थे, हमें बगल से कोई निकल गया और हमें पता नहीं चला। इसका मतलब हमारा फील्ड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जो फील्ड है हमारे पेरिफेरल फील्ड्स, वो रिस्ट्रिंक होने लगते हैं। इसको हम लोग ट्यूबुलर विजन भी कहते हैं कि हम एक छोटे से एक नैरो एरिया से देख रहे हैं। और साथ में उसको जब हम लोग फंक्शनल पॉइंट है ये तो, और जब उसको हम एनाटॉमिकली मतलब आँख के अंदर देखते हैं तो हमारे सेंसर्स के जो लॉसेस होने लगते हैं, उसकी वजह से हमारे जो डिस्क एरिया है वहाँ पर क्राउडिंग कम हो जाती है, वो पीली होने लगती है, पेल होने लगती है, यानी इसका मतलब वहाँ पे डिप्रेशन कप बढ़ने लगता है। तो आज क्योंकि ग्लूकोमा में केवल मतलब जो प्रेशर है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई या प्रेशर अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेशेंट्स में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रेशर बियॉन्ड इंट्राओकुलर प्रेशर ज़रूर ग्लूकोमा है, लेकिन अभी भी प्रेशर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो ये थोड़ी में थोड़ा क्लैरिटी आप दीजिए कि मासेस को क्लियर हो कि क्या क्या चीज़ें हमें असेस करनी है और कब हमें देखना जाना होता है, और क्या क्या चीज़ें हमें अपने डॉक्टर से, अपने हॉस्पिटल से हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो प्रेशर जैसे इंट्राओक्यूलर प्रेशर है, आईओपी जिसको बोलते हैं, ये तो सबसे मेजर फैक्टर है जो हमारे हाथ में है, विच वी कैन मॉडिफाई। बाकी जो सिस्टमिक नॉन आईओपी रिलेटेड फैक्टर जिससे ग्लूकोमा होता है, जैसे आपका हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड, एजिंग, जो हमारे हाथ में जिसका डैमेज इतना है नहीं, मतलब विथ मेडिसिन ऑल्सो यू आर स्टिल ससेप्टेबल कि हमारा डैमेज बढ़ता रहे। हमारे हाथ में बस इंट्राओक्यूलर प्रेशर है, जिसके लिए मार्केट में बहुत अच्छी अभी इंडिया में सारी मेडिसिन अवेलेबल है ऑलमोस्ट। तो मेडिसिन से वी कंट्रोल द प्रेशर्स। ऑल्सो हम लोग मॉनिटर करते हैं कि आपका प्रेशर कम होने के बावजूद भी अगर आपका ग्लूकोमा प्रोग्रेस हो रहा है तो वो किस नॉन आईओपी रिलेटेड फैक्टर्स है जिसको हम लोग थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। मतलब इसका ये था इंट्राओकुलर प्रेशर, बियॉन्ड इंट्राओकुलर प्रेशर का मतलब है कि केवल हमारा प्रेशर ही बढ़ा होगा ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं ऐसा है, हाँ। पेशेंट में कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें प्रेशर नॉर्मल होता है या कम भी है, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में बदलाव हो रहे हैं, फील्ड्स उनके रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को ये नहीं कि हमारा प्रेशर हमने चेक करा लिया, हमारा प्रेशर नॉर्मल है, इसका मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इंस्पाइट आपके प्रेशर्स कंट्रोल हो, आपको हमेशा डिपेंड करता है आपकी कौन सी स्टेज है ग्लूकोमा की। तो आपको रेगुलरली अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या ग्लूकोमा सर्जन से कांटेक्ट में रह के फॉलोअप या मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। फील्ड्स कराने, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको साल साल में फील्ड्स कराना मैंडेटरी है, और जिनको सीवियर ग्लूकोमा होता है उनको 6 मंथली या इवन 3 मंथली भी विजुअल फील्ड्स कराना ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम चेकिंग योर प्रेशर्स। मुझे लगता है कि 40 साल की अगर आपकी एज हो रही है, मिडिल एज में आप एंटर कर गए, तो साल में अगर एक बार अपनी आप आँख की जांच करा रहे हैं
और अगर आपकी फैमिली में कोई भी मदर फादर में किसी में भी ग्लोकोमा के कोई साइन एंड सिम्टम्स रहे, या फैमिली में आपके कोई भी ट्री इस तरह का अवेलेबल है कि कोई ब्लाइंड लोग आपकी फैमिली में, कुछ सीनियर बुजुर्ग लोग जो ब्लाइंड थे, भले उनका रीज़न पता ना हो, तो आपको ज़रूर जाके चेकअप कराना चाहिए। और साथ में उसमें आपका हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आपके आई का प्रेशर चेक करेंगे, आपके फील्स के लिए क्या आपके डिस्क को पहले एनालाइज करेंगे, और अगर वहाँ पर लगता है तब हम लोग फील्स के लिए जाते हैं। अच्छा, इसमें ग्लोकोमा 2 तरह का होता है डॉक्टर देवश्री, उसके बारे में बताइए कि नैरो एंगल और ओपन एंगल, इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए कि इसका मतलब क्या है बेसिकली। तो ग्लोकोमा में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में भी टाइप्स होते हैं, ओपन एंगल एंड एंगल क्लोजर। तो ओपन एंगल ग्लोकोमा में अभी आँखों, उसके लिए हम लोग को आँखों की एनाटॉमी पता होना बहुत ज़रूरी है कि आँखों की रचना कैसी होती है। तो आँखों में 2 चेम्बर्स होते हैं, एक आगे वाला जिसको एंटीरियर चेम्बर बोलते हैं और एक पोस्टीरियर चेम्बर होता है। आँखों में हर वक्त आपकी आँखों में एक फ्लूइड जिसको एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं, तरल पदार्थ होता है, ये ऑलवेज फॉर्म होते रहता है। तो इसका फंक्शन होता है आँखों को न्यूट्रिशन देना, आँखों का शेप मेंटेन करना, और ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई भी मेंटेन करना न्यूट्रिशन के लिए। तो ये जो फ्लूइड होता है ये पीछे वाले चेम्बर या पोस्टीरियर चेम्बर में फॉर्म होके एंटीरियर चेम्बर में फ्लो होके आपके ब्लड जो खून की नाड़ियाँ होती है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह हमारा फ्लो चलते रहता है हमेशा नॉर्मल ह्यूमंस में। अब जिसको ग्लोकोमा है ओपन एंगल, तो इसके सारी एनाटॉमी ठीक होती है, बस जो सामने वाला चेम्बर है उसमें एक जाली जैसी एक टिश्यू होती है जिसको ट्रेबेकुलर मेशवर्क बोलते हैं। तो उसमें से ये एब्जॉर्प्शन, ये फ्लो आउटफ्लो होता है, फंक्शन खराब हो जाता है, जिसको मतलब बिकॉज ऑफ स्कारिंग, एजिंग, या जो लोग स्टेरॉइड्स पे होते हैं उनमें भी ये टिश्यू खराब हो जाती है। तो इसके वजह से प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। एंगल क्लोजर में क्या होता है, यही जो सामने वाला जो चेम्बर होता है ये क्राउडिंग हो जाती है इनकी, क्योंकि टिश्यूज एक दूसरे से बहुत सटके होते हैं। जैसे अगर आपने पर्दा देखा होगा ना, पर्दे को अगर आप खींच दीजिए तो देखिए पर्दा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। तो वैसे ही अगर हमारी आँख में पुतली शाम के समय खासकर जब पुतली फैलती है, तो जैसे पर्दा आपका समिट के एक जगह मोटा हो जा रहा है, तो पुतली भी समिट के एक तरफ इकट्ठी हो जाती है एंगल्स पे, तो वहाँ से वो जो ड्रेनेज है वो अफेक्ट होने लगता है। तो इसलिए अगर एंगल्स खुले हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं तो ओपन एंगल हो गए, और अगर एंगल्स किसी वजह से जो आयरिस के टिश्यू की क्राउडिंग की वजह से बंद हो गए, तो मैकेनिकली बंद होने लगे, तो उसको हम लोग नैरो एंगल्स कहते हैं। अच्छा, नैरो एंगल के पेशेंट्स में हम लोग एडवाइस करते हैं उनको लेज़र के लिए। तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लेज़र मतलब हो गया मेरा ट्रीटमेंट हो गया। तो ये भी जानकारी लोगों को होना बहुत ज़रूरी है कि लेज़र किस लिए किया जाता है, उसका पर्पस क्या है, और ये क्या ट्रीटमेंट है। लेज़र एक सिंपल प्रोसीजर है जो ओपीडी डे केयर प्रोसीजर होती है। तो इसमें याग भी है, तो इसमें हम लोग ना एक बाईपास बनाते हैं लेज़र के द्वारा। तो उसमें कोई एक्सटर्नल कट, ब्लीडिंग एक्सटर्नली कुछ होता नहीं, ना पैच लगता है आपको, ना कोई परहेज होता है। सिंपल ये 5 to 10 मिनट्स में हो जाती है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, बाईपास बनाते हैं हम लोग, सामने के चेम्बर्स में और जगह हो जाए और आपका जो फ्लूइड है फ्रीली फ्लो हो जाए और वो जाली जैसे जगह तक पहुँच जाए आपका फ्लूइड। तो उसमें लेज़र ट्रीटमेंट इट्स वेरी सिंपल, तो इसमें घबराने की बात है नहीं। तो इससे आपका काला मोतिया का अटैक, जो नैरो एंगल ग्लोकोमा में काला मोतिया अटैक आना, इससे टल सकता है। हाँ, तो मतलब हम लोग याग लेज़र से एक छोटा सा छेद बना देते हैं आयरिस टिश्यू में, जिससे कि एक बाईपास, जैसे प्रेशर कुकर में एक सीटी लगा दी ना आपने कि प्रेशर कुकर में अगर प्रेशर का स्टीम का बढ़ेगा तो वो रिलीज़ हो जाएगा, तो वैसे ही एक छोटा सा होल बना देते हैं जिससे कि फ्लूइड जो पीछे इकट्ठा हो रहा है उसको आगे आने के लिए स्पेस मिले। और सडन जो अटैक होता है ग्लोकोमा का, वो बहुत ही ख़राब होता है, क्योंकि आदमी कुछ घंटों के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन आँखें बंद हो जाते हैं और आदमी नियरली ब्लाइंड होने की स्टेज में आ जाता है। तो उसमें बहुत सीवियर पेन भी होता है, वो टॉलरेट नहीं होता, कुछ लोगों को वॉमिटिंग होगी, बहुत सीवियर पेन होगा, और सडन कुछ आवर्स के अंदर आदमी की ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये एक बहुत भयावह कंडीशन होती है, उससे हम लोग उस कंडीशन से बचा सकते हैं अगर हम एक लेज़र करेंगे। तो नैरो एंगल पेशेंट्स इंडिया में बहुत अच्छे खासे नंबर में होते हैं, तो इसलिए जब भी आप हमारे पास आते हैं तो हम लोग का केवल, हम आपकी आंखों की जांच में केवल विज़न चेक नहीं कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन ही नहीं चेक कर रहे हैं, हम आपका प्रेशर भी चेक कर रहे हैं, और साथ में अगर आपके स्पेस एंटीचैम्बर में कम है तो हम लोग गोनियों से देखते हैं, गोनियोस्कोपी की जाती है कि आपका एंगल्स ओपन है कि क्लोज है। अगर वो एंगल्स क्लोज होते हैं तो फिर हम लोग लेज़र के लिए एडवाइस करते हैं। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक प्रोफाइलैक्सिस है, ये एक सेफ्टी है। ट्रीटमेंट के लिए अगर प्रेशर ज़्यादा है तब फिर आपको
मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। yes। और ओपन एंगल पे में पेशेंट्स में आप लोग क्या किसी लेज़र का इस्तेमाल करते हैं? लेज़र यस, उसमें एक सिलेक्टिव लेज़र ट्रैबेक्युलोप्लास्टी जिसको बोलते हैं, तो लेज़र से ये जो टिश्यू होता है जो जिससे ट्रैबेक्युलर मेशवर्क, इसके जो छेद जो बंद हो गए थे, स्कारिंग हो गई थी, तो इसको वो रिज्यूविनेट करता है, तो जिससे आपका प्रेशर कम होने में हेल्प होती है। ग्लोकोमा में बेसिकली हम लोग कंजर्वेटिवली पहले कोशिश करते हैं कि उसको प्रेशर्स हम लोग लेज़र से साथ में कुछ मेडिसिन्स को ऐड करके हम लोग प्रेशर को कम कर लें, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें कि आप कितना भी ट्रीटमेंट देने के बाद या बहुत सारी मेडिसिन्स के बाद ही प्रेशर कंट्रोल हो पा रहा है या नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, या किसी ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे, या कभी कभी कुछ पेशेंट्स में कॉम्प्लायंस बहुत पुअर होता है, वो मेडिसिन्स रेगुलरली नहीं डालते हैं। थोड़ा एज के साथ में डेवलप होता है तो कुछ लोगों को फॉरगेटफुलनेस भी हो जाती है, लोग भूलने लगते हैं, तो उनकी मेडिसिन स्किप हो जाती है, या वो खुद भी मेडिसिन नहीं डाल पाते हैं, अगर अकेले हैं तो मेडिसिन स्किप होकर बाहर चली जाती है। तो डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स हमारा डिटरेशन होता रहता है, फील्स कम होते रहते हैं, विज़न ड्रॉप होने लगता है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी में हम लोग पहले जो ओल्ड जनरेशन सर्जरीज़ में हम लोग ट्रैबेक्युलेक्टमी करते थे। ट्रैबेक्युलेक्टमी में भी बहुत मॉडिफिकेशंस आ गए, काफ़ी कुछ ऐसी ड्रग्स के साथ भी हम लोग ट्रैबेक्युलेक्टमी कर रहे हैं जिससे कि उनकी इसकी सक्सेस रेट बढ़ जाए। लेकिन डॉक्टर देवश्री एक बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक के बारे में बात कर रही हैं जो अब धीमे धीमे लोग उसके बारे में अवेयर हो रहे हैं। और ये सर्जरी में, क्योंकि जो हम लोग ट्रैबेक्युलेक्टमी जो में सर्जरी करते हैं, इसमें एक छोटा सा होल बना देते हैं आँख के अंदर जिससे कि फ्लूइड बाहर निकल के और झिल्ली के नीचे आ जाता है, तो उससे पेशेंट्स को इरिटेशन होता था। तो जो ये नई सर्जरी आप है, इसके बारे में ज़रा सा डॉक्टर देवश्री बताइए, क्योंकि ये रिसेंटली हम लोगों ने सनाई हॉस्पिटल में ये प्रोसीजर स्टार्ट किया है, और उसका सक्सेस के बारे में और उसके बारे में एक बार डॉक्टर देवश्री से पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है प्रीवियस सर्जरी और इस सर्जरी में। तो ट्रेडिशनली ट्रैबेक्युलेक्टोमी ही एक गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी हुआ करती थी, है अभी भी, इट इज़ स्टिल कॉमन, वी हैव टू स्टिल डू इट इन सर्टन पेशेंट्स, बट अभी जैसे लेकिन उसमें रिहैबिलिटेशन, हीलिंग और उसका फेलियर देखते हुए अभी नई कुछ सर्जरीज है जो वेस्ट में, यूएसए में बड़ी पॉपुलर है, जिसको मिनिमली इन्वेजिव या माइक्रो इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी MIGS से अभी वो बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया ऑल्सो पिकिंग अप फ्यू सेंटर्स हैव स्टार्टेड डूइंग इट, और बहुत तेजी से पूरा नाम क्या कहते हैं? MIGS, मिनिमली या माइक्रो इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी। मिनिमली इन्वेजिव मतलब इसमें हम ज़्यादा टिश्यू कट नहीं कर रहे हैं, ना यहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसमें फ़ायदा ये है कि इट इज़ ईजियर, फास्टर हीलिंग है, रिहैबिलिटेशन यानी विजन जल्दी आ जाता है, बिकॉज मोस्टली हम लोग इसको कैटरेक्ट सर्जरी के साथ क्लब करते हैं। और इसमें क्या ब्लैक फॉर्म होता है? ब्लैक फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये अंदरूनी जो झिल्ली है जिसके वजह से ये प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है, झिल्ली आपकी ख़राब हो जाती है। तो MIGS के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो मेनली अभी इंडिया में कॉमनली आई स्टेंट है, आई स्टेंट इंजेक्ट होता है, एक कहूक डुअल ब्लेड्स होते हैं, एक बैंग नाम की सर्जरी भी होती है, फिर गैट नाम की भी सर्जरी है। तो MIGS के बहुत सारे टाइप्स है, तो इट डिपेंड्स ऑन आपके इंस्टीट्यूट में कौन सा डिवाइस है और एक सर्जन्स कितने एक्सपीरियंस्ड है और आपका ग्लोकोमा का टाइप क्या है। सो MIGS मेनली किसको ज़्यादा फायदेमंद है? जिसका ग्लोकोमा माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज में हो, जिसका प्रेशर 2-3 दवाइयों से लगभग कंट्रोल है, बट अब उनको साइड इफ़ेक्ट्स स्टार्ट हो गए हैं या फिर कॉम्प्लायंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे ये सर्जरी से यही फ़ायदा है कि हम आपका इसमें प्रेशर ज़रूर कम होगा, 20% तक हम लोग इसका प्रेशर कम कर सकते हैं। आपको शायद एक सारे ड्रॉप्स नहीं, लेकिन एक ड्रॉप पे शायद हमको कंटिन्यू करना पड़ सकता है। मतलब इसका मोटे तौर से अगर आप देखें तो जिनका ग्लोकोमा बहुत एडवांस नहीं है और उनमें हम केवल अंदर से भी अगर हम सर्जरी परफॉर्म कर देंगे तो एक तो कट बहुत बड़ा नहीं होगा, दूसरा हमारा कोई ब्लैब नहीं बनेगा, यानी कोई उभार नहीं आएगा आँख के ऊपर कि कोई फ्लूइड निकल के आँख से बाहर नहीं आ रहा, तो उसमें पेशेंट को इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। अगर हम कैटरेक्ट सर्जरी के साथ कंबाइन करेंगे तो सिलेंड्रिकल नंबर्स नहीं आएंगे बहुत। लेकिन ये नहीं है कि हर पेशेंट आके कहेगा कि मुझे MIGS कराना है, ये तो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि किस पेशेंट में इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा और किस में हमें ट्रैबेक्युलेक्टमी करनी है, किस में हमें MIGS करना है और वो कौन से मेथड से करना है, फिर हमें कितनी मेडिसिन्स। बेसिकली ग्लोकोमा सर्जरी का रोल होता है हमें आपकी जो मेडिसिन्स हैं उनकी क्वांटिटी को कम करना।
जैसे मोतियाबिंद ऑपरेट होता है तो आदमी का विज़न रिवर्स हो जाता है, गेन हो जाता है, वो मोतियाबिंद दोबारा से नहीं होता। तो इसलिए ग्लॉकोमा के पेशेंट्स में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको हम मेडिसिन या सर्जरी से कंट्रोल कर सकते हैं, उनको क्योर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्योरेबल नहीं है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिजीज, ये आपके साथ जीवन भर है, तो इसीलिए आपको मतलब जिंदगी भर आपको फॉलो अप में रहना है। इवन दो आपकी सर्जरीज हो जाए, स्टिल आपको फॉलो अप्स में रहना है ताकि हम आपका मॉनिटर करें प्रोग्रेशन ऑफ ग्लोकोमा। बहुत सारे पेशेंट डॉक्टर देवश्री आके पूछते हैं ग्लोकोमा से कि क्या मैं ब्लाइंड तो नहीं हो जाऊंगा। तो मैं उनसे एक सीधे तौर पे ये कहता हूँ कि अगर आप ब्लाइंड होंगे तो आप अपनी गलतियों की वजह से होंगे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अगर आप इग्नोरेंस रखेंगे, टाइमली नहीं आएंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे, प्रॉपर फॉलो अप नहीं रखेंगे, फॉलो नहीं करेंगे एडवाइसेस को, तो आज इतनी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, इतनी टेक्निक्स अवेलेबल हैं प्रोग्रेशन के लिए फील्ड्स, और इतना डिवाइसेस अवेलेबल हैं कि हमें आपकी आंख में प्रोग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके बारे में हम लोग टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फॉलोअप में रहते हैं तो नॉर्मल आज की कंडीशन में 2024 में एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं कि आपकी ब्लाइंडनेस तो नॉर्मली हम लोग, देखिए डॉक्टर भगवान तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक टाला जा सकता है इसको, और हो सकता है आप पूरी ज़िंदगी अपनी आंखों से देखते रहें अगर आप ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो ग्लॉकोमा एक अच्छी बीमारी नहीं है, कोई भी बीमारी अच्छी नहीं होती, लेकिन आँखों के लिए एक ख़तरनाक प्रॉब्लम है ग्लॉकोमा, और काफ़ी लोगों में ग्लॉकोमा है। इंडिया में एक अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ ग्लॉकोमा है, और इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एनुअल चेकअप्स में रेगुलर आते रहें आफ्टर 40, स्पेशली अगर आपकी फैमिली में ग्लॉकोमा रहा है, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, तो ऐसे लोगों में ग्लॉकोमा की प्रोबेबिलिटीज़ ही बढ़ जाती हैं। आँख में चोट लगना, स्टेरॉइड्स का यूज़ होना, बहुत सारी मेडिसिन हैं ऐसी जो कि आपकी ग्लॉकोमा को एक तरह से एनहांस करते हैं, आपकी प्रेशर बढ़ाती हैं। और ग्लॉकोमा में केवल प्रेशर ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ प्रेशर इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन आपका प्रेशर नॉर्मल होने के बाद भी आपको ग्लॉकोमा हो सकता है, ये भी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फील्ड टेस्ट आपके रेगुलर होते रहेंगे जो डॉक्टर्स आपके एडवाइस करेंगे। और हाँ कॉर्नियल की थिकनेस का भी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। थिनर कॉर्नियाज, बहुत बड़े चश्मे के नंबर प्लस या माइनस, हाई नंबर, हाई मतलब हाई प्लस हाई माइनस, बोथ आर एट रिस्क ऑफ ग्लूकोमा, तो उनको भी चेक कराना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को जो डॉक्टर देवश्री ने एम्फसाइज किया, अगर आप हाइपरोपिक है, यानी हाइपरमेट्रोपिया है, यानी आपके प्लस के नंबर ज़्यादा हैं, तो आपको नैरो एंगल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगी, और अगर आपके माइनस के नंबर हैं यानी बहुत आप हाई माइपिक हैं, तो आपको ओपन एंगल ग्लॉकोमा होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगी। तो दोनों कंडीशंस में आपको आफ्टर सर्टन एज में, मिडिल एज में आने के बाद आपको रेगुलर आई चेकअप्स ज़रूर कराना चाहिए, और रेगुलर आई चेकअप्स, प्रॉपर मेडिकेशन, टाइमली मेडिकेशन की ऑफ सक्सेस है। आप कंट्रोल रहेंगे और अपनी लाइफ को में पूरी लाइफ आप अपनी विज़न के साथ एंजॉय करते रहेंगे। हम सब लोगों की यही कोशिश होती है, हम लोग का मोटिव यही है कि हम ब्लाइंडनेस को किसी तरह से ना आने दें। कभी भी डॉक्टर भगवान का नेचर का हम का रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन जो हम लोग को जानकारियां हैं, जो भी हमारे पास मेडिसिन हैं, जो भी लिमिटेड हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, उनके साथ कोशिश होती है कि हम डिजीज़ को डिले करें। थैंक यू डॉक्टर देवश्री। और सबसे पहले तो आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये जो नई टेक्निक्स हैं इनको आपने इम्प्लीमेंट किया। आई थिंक लखनऊ में बहुत कम लोग, शायद यूपी में अभी इस तरह के प्रोसीजर्स कर रहे हैं, मॉडर्न जो ग्लॉकोमा सर्जरीज़ हैं, और हम लोग की पूरी विशेज़ हैं आप ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहिए, ग्रो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू सर। नमस्कार।